दोस्तों, वेलकम बैक। देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन एंड विद संजीव मिटा जी। सर, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। संजीव जी, आई नो यू आर वेरी बिजी इन योर लाइफ। कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके घर में, मेरे घर में प्रॉब्लम्स थी। हम दोनों नहीं मिल सके हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं क्योंकि मुद्दा कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्दा है पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट सेशन में हमने देखा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, और जो ये इसके पास एक वीटो पावर आ गई है। ये वीटो पावर भी बहुत जबरदस्त एक टूल होता है किसी भी गवर्नमेंट को सीधे रास्ते पे या उल्टे रास्ते पे चलाने के लिए। ये क्या मुद्दा है ये वीटो पावर का? ये कुछ समझाइए ताकि लोगों को समझ आए कि भैया हमने बाहर निकल के वोट नहीं किया, अब उसकी वैल्यू क्या है आज की डेट में, और राहुल गांधी हमारे साथ क्या कुछ करने वाला है या कर सकता है, ये समझाना बहुत जरूरी है। सर, व्हाट इज दिस वीटो पावर व्हिच राहुल गांधी हैज एंड हाउ डेंजरस इट इज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे भविष्य के लिए? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं समझाना चाहूंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बने कैसे। देखिए कि कोई भी रिक्वायरमेंट अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो बिगेस्ट पार्टी जो पार्लियामेंट में होती है तो उसका जो मेंबर होता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनता है। मगर उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मिनिमम 10% ऑफ लोकसभा वोट्स उसकी पार्टी ने जीती होनी चाहिए। मतलब दे शुड हैव वन 10% ऑफ द लोकसभा वोट्स। तो राहुल गांधी ने 99 कांग्रेस पार्टी जो है उसने 99 वोट जीती है, जो कि इट्स मोर देन 55 रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 55 वोट सीट्स, जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से ये क्योंकि 99 सीट्स है, इसलिए इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का मौका मिला है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास एक वीटो पावर, समझिए कि वीटो पावर इन द सेंस इसकी वजह से एक फॉर्मल तरीके से तो वीटो पावर नहीं होती है, मगर वो बहुत तरीके से पार्लियामेंट की वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी पोजीशन की वजह से। अच्छा, जब एक क्योंकि ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है इसका जो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का रैंक होता है, तो इसको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के मिनिस्टर को मिलती है। जैसे कि घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, एक अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिल गई 3-3.5 लाख महीने की, प्लस और भी जो फैसिलिटीज है, पर्क्स है, वो सब इनको मिलते हैं, जो भी एक कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर को मिलते हैं। इनका बेसिकली एक बहुत सकारात्मक रोल होता है पार्लियामेंट में निभाने का, कि अगर तो जब पार्लियामेंट चलता है तो बेसिकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बेसिकली माना जाता है कि वो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होती है, स्ट्रेटजीज होती है, उसमें एक सकारात्मक रोल निभा के वो उसमें एक इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की, रूलिंग गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बट क्या ये ऐसा कर पाएंगे? ये एक सोचने का मुद्दा है। अच्छा, जो डिबेट्स होती है पार्लियामेंट में, उसमें प्रॉपर तरीके से हिस्सा लेना, डिबेट्स को एक पॉजिटिव तरीके से चलाना, इनके ऑपोजिशन मेंबर्स के जो भी डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको प्रॉपर टाइम दिलवाना, और सामने जो रूलिंग पार्टी है उनसे जो सवाल जवाब करे जाते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से सुनना, समझना, और उस पर फिर डिसीजन लेना कि हाँ जी, ये जो बिल बना है या जो भी लेजिस्लेशन पास करने चाह रहे हैं पार्लियामेंट के थ्रू, ये सही है या गलत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कई सारी कमिटीज होती हैं जो कि ऑपरेशन का जो लीडर होता है वो उसके थ्रू अपॉइंट होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, जो बेसिकली लीडर ऑफ ऑपरेशन के थ्रू ही अब तक वो अपॉइंट करती आ रही है। जो चेयरमैन उसका होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो लीडर ऑफ ऑपरेशन ही अब तक अपॉइंट करता आ रहा है। एक एडवाइजरी रोल के रूप में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल बनता है, जो कि जो पार्लियामेंट का जो चेयरपर्सन है, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसको भी एडवाइजरी रोल में ये जब अलग मुद्दों पे एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, साथ में अगर राहुल गांधी के पास एडवाइजरी का रोल आ गया तो हमें पता है कि वो कौन सी एडवाइस देगा, और एडवाइजरी का रोल इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो सर सारा काम उल्टा सीधा करने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि कोई भी ढंग की एडवाइस नहीं आने वाली। आपका कहना बिल्कुल सही है सुमीत जी। अभी तक हमने पिछले 10 साल में देखा है कि जो मोदी गवर्नमेंट जो 2014 में 2019 में चुन के आई थी, उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई भी नहीं बन पाया था, क्योंकि मिनिमम 55 सीट्स किसी भी सिंगल पार्टी की ऑपोजिशन में नहीं आई थी। तो इसलिए 10 साल कोई भी लीडर ऑफ पार्लियामेंट था ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर।
तो अब जब इनकी मिनिमम 99 सीट चाहिए तो इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का मौका मिला है, तो हमने पिछले 10 साल में भी देखा कि इन्होंने पार्लियामेंट को बिल्कुल भी सकारात्मक तरीके से चलने नहीं दिया। इन्होंने किसी भी डिबेट में प्रॉपर हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने नारेबाजी करी। इन्होंने इनका यही था कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की कोई भी बिल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्या चाहे कंट्री के फेवर में क्यों ना हो, उसके बारे में डिस्कशन नहीं ना हो, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो उसको किसी तरीके से वो मतलब किसी तरीके से वो पास ना हो जाए। ये तो गवर्नमेंट को की स्ट्रेंथ में थी, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, तो वो बेसिकली अपनी जो वोटिंग पावर को जानती थी और उस वजह से शायद ये लोकसभा में एक भी बिल को रोक नहीं पाए। तो गवर्नमेंट जब चाहती थी वो बिल को क्लियर करवा सकती थी। गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ आज भी है, वो लोकसभा में आज भी बिल क्लियर करा सकती है। मगर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या करता है कि अगर वो उसमें ना बेसिकली टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, डिबेट को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, बेफालतू में उल्टे सीधे सवाल जवाब लाएंगे या डिस्कशन ढंग से नहीं होने देंगे, या ऐसे ऐसे मुद्दों को बीच में लाने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ उस टाइप के समुदाय के बारे में फायदा हो जिन्होंने इनको वोट ही नहीं डाला, जो इनका कोर वोट बैंक है। तो उन लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन देने को, उनको उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अब उल्टे सीधे मुद्दों पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी सेंगुल को पकड़ के बैठ गए कि सेंगुल पार्लियामेंट में होने ही नहीं चाहिए। तो ये कोई मुद्दा थोड़ी हुआ। मतलब इसका 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 पार्लियामेंट की रनिंग से क्या लेन देना है, देश की पॉलिसी बनाने से क्या लेन देना, कोई लेन देना ही नहीं है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये एक इस तरीके से फंक्शन करने पार्लियामेंट में जिससे पार्लियामेंट ढंग से फंक्शन ही ना हो पाए और एक जो ऊर्जा पार्लियामेंट की है वो नेगेटिव तरीके से सामने आए। यानी कि ये तो इनका तो ये है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नीले रंग का क्यों है? इसको तो हरा रंग होना चाहिए। क्योंकि ये उस तरह की, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं कि ये नीला नहीं, ये हरा होना चाहिए। ये सिंघौल जो है ये रखा क्यों है? ये तो जरूरत नहीं है। ये जो त्रिमूर्ति है इसमें 3 शेर हैं, ये खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे चाँद सितारे हो जाएँ। क्योंकि ये ऐसे काम ही करने वाले हैं, कोई भी पॉजिटिव काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन सर, क्या लोग समझते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है? कोई भी बिल ये पास नहीं होने देंगे सीधे तरीके से। क्या मोदी जी को पता नहीं है? और सेकंडली एक और भी मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जितने हमारे सीक्रेट्स होते हैं गवर्नमेंट के या कंट्री के, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ शेयर करने पड़ते हैं। बिकॉज़ दे आर आल्सो नाउ कैबिनेट का रैंक है उनका, कैबिनेट मंत्री का। तो ये सारे जो सीक्रेट्स हमारे, कोई चाइना के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारे सीक्रेट्स अगर राहुल गांधी के पास आएँगे, ये तो दूसरे दिन जाके चाइना की एम्बेसी में जाकर सारा कुछ बता देगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ कंट्री की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो भी किसी हद तक शेयर करनी पड़ती है और उसका भी एक अप्रूवल लेना पड़ता है कि क्या वो, अगर सपोज कीजिए कल को कोई भी अटैक कहीं पे करना पड़ रहा है इंडिया के, जैसे पाकिस्तान लगा था हमारे पे आतंकवादियों के जरिए अटैक करवाता चला जा रहा है, और कल को अगर इंडियन गवर्नमेंट लेती है, इसका स्टैंड लेती है कि हमें भी इसका जवाब देना है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाएगा। उसको उसकी अप्रूवल भी उसमें रहनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर अप्रूवल नहीं देगा तो इंडिया फिर भी इसके बगैर नहीं कर सकता। मगर जो एक तरीका होता है पार्लियामेंट को रन करने का, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इन्वॉल्व करा जाता है। तो अगर वो जो इन्फॉर्मेशन, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर राहुल गांधी जी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन के शेयर करी जाएगी, तो देखा गया कि अब तक जैसे कि वो उन्होंने वर्ल्ड का जो इंफॉर्मेशन का कैंपेन है, जो कि हमने देखा पिछले दिनों में कि फ्रांस से बड़ा जोर शोर से चला, उसमें यूएसए भी इन्वॉल्व हुआ, कनाडा भी इन्वॉल्व हुआ, चाइना भी इन्वॉल्व हुआ। तो और इन्होंने अपनी कंट्री की जो वीक पॉइंट्स थे, जो इसकी, वो सब उनके साथ शेयर करी। उसके हिसाब से इन्होंने इंडिया के अंदर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने में काफी हद तक कामयाब भी हुए, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग भड़कलाए गए और उन्होंने गलत तरीके से वोटिंग भी करी, और शायद उसी वजह से शायद रूलिंग पार्टी की कुछ सीटें कम भी आई। तो मगर अगर जो कंट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर इनसे हैंडल होगी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब तक जो ये फॉरेन कंट्री से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे हैं, जो आगे भी शेयर करने से पीछे हटेंगे, ऐसा नहीं लगता। कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी शेयर करेंगे। सर, आपके सामने है कि जितने पत्ते मोदी जी के पहले हिडन थे, किसी को पता लगता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या भारत करने वाला है अपने दुश्मनों के साथ। राहुल गांधी ऑपोजिशन ऑफ लीडर है वहां पर। अभी वो सारे पत्ते देखकर वो तो इमीडिएटली बता देगा सारे के सारे दुश्मनों को। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है सर? और ये इतनी डेंजरस मूव या इतनी डेंजरस डायरेक्शन की तरफ देश जा रहा है, और हमने देखा है कि उसकी दस्तक भी दिखाई देती है। अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसे-जैसे हमने अरुंधति रॉय के ऊपर अभी हाथ डाला नहीं है, सिर्फ बात करी है। सर, यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है कि अरुंधति के ऊपर हाथ मत डालिए।
दैट शोज़ कि यहाँ पर जो कुछ राहुल गांधी करने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर दुनिया भर में कैंपेन शुरू हो गए हैं भारत के खिलाफ। सुमित जी, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन का रोल हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने अपने आप को किस लेवल तक गिरा के रखा हुआ है आज की डेट में। उसका क्या मकसद क्या रह गया है? सिर्फ कुछ कंट्रीज को फायदा दिलवाना, उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं रह गया। वो ग्लोबल वॉइस की तरह काम नहीं करता। वो लोगों की उन कंट्रीज के बारे में ग्लोबल वॉइस बन के सामने उभरता नहीं है जिनको एक्चुअल में उसके प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है या वहां से कुछ अपना फायदा उठा सके। वो सिर्फ चंद कंट्रीज की मुट्ठी में बन के रह गया है और उसी तरीके से जैसे वो कंट्रीज उसको नचाना चाहती है वो वैसे ही यूनाइटेड नेशन को नचाती है, उसका प्लेटफॉर्म अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशन का हमारी कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनल के लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेने देना नहीं है। अगर अरुंधति रॉय के ऊपर अरेस्ट करा गया, उस पर गवर्नमेंट लॉ एजेंसीज के थ्रू उस पर एक्शन लिया गया है, उसका मतलब ही नहीं है बोलने का इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। हमारी कंट्री का थ्रेट सिचुएशन तो हमारी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ही आइडेंटिफाई करेंगी ना, ये कि हमारी कंट्री के लिए कितने बड़ी थ्रेट है, या इन्होंने हमारी कंट्री में पिछले दिनों में या पिछले सालों में कितना बड़ा देशद्रोह का काम करा, ये तो हमारी एजेंसी डिसाइड करेंगे ना। उस पर यूनाइटेड नेशन का रोल ही नहीं कुछ बोलने का। मगर इससे ये चीज सामने आती है सुमित जी कि देखिए कि कहीं ना कहीं पे वो जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अरुंधति रॉय के थ्रू चल रहा था, वो उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो लगाम लगी उस पर अरेस्ट करके उस पर और आगे छानबीन और आगे बढ़ेगी, उन पर केस चलेगा, जो कुछ भी करेगी लॉ एजेंसीज करेंगी उसको। वो शायद जो फॉरेन एजेंसीज हैं जो इंडिया में जिन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग करी थी, उनको शायद पसंद नहीं आ रही है। जैसे पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट वहां से यूएसए में उनके थ्रू आ गई थी, जो ईवी मैन्युफैक्चर के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वर्ल्ड के, तो उनका नाम एकदम से दिमाग से निकल रहा है मेरा, आप शायद बता पाए। इसी तरीके से अब जो स्टेटमेंट आई है वो यूनाइटेड स्टेशन के थ्रू आ गई, तो यूनाइटेड स्टेशन का बस इतना ही रोल रह गया कि एक स्टेटमेंट छोड़ दो, उस स्टेटमेंट को पकड़ के सब बैठ जाए कंट्री के अंदर। और मुझे नहीं लगता मोदी गवर्नमेंट के से फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, जैसे ही वहां से स्टेटमेंट आया है एंथनी ब्लिंकन सॉरी, उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि जी यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा काम गलत हो रहे हैं। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया कि भाई आपको माइनॉरिटीज इन इंडिया तो खतरे में दिखती हैं, पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर कभी बोल देते तब तो तुम्हारा मुंह चुप हो जाता है, कभी चाइना के बारे में बोल देते तो उसका आंसर अभी तक अमेरिका तरफ से आया नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी भारत के अंदर करने वाला है, उसकी दस्तक आपको दुनिया में स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं, ताकि राहुल गांधी को ऑपोजिशन का लीडर बनते हुए मुद्दा मिल जाए मोदी जी को घेरने के लिए। सारी ताकतें लगी हुई हैं सर मोदी जी को गिराने के लिए, इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए, ताकि दोबारा से हिंदुओं की गवर्नमेंट वापस आए। एंथनी ब्लिंकन का मोदी जी के ऊपर या इस कंट्री के ऊपर स्टेटमेंट देने का मकसद एक और भी है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो माइनॉरिटीज के साथ में, उनकी कंट्री में खुद की इलेक्शन हो रही है, उनको माइनॉरिटी की वोट वहां पे चाहिए, और वो शायद अंदर ही अंदर ये समझ गए हैं कि अब की बार हिंदू वोट बैंक शायद उनके साथ में ना जाए। और अगर हिंदू वोट बैंक उनके साथ नहीं जाता तो जो दूसरा माइनॉरिटी वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो जिसकी साइजेबल पॉपुलेशन है यूएसए के अंदर, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, कम से कम वो तो उनके साथ में आए। तो वो इंडिया को ढाल बना के, इंडिया के कंधे पे बंदूक चला के बेसिकली सिर्फ अपनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन को खुश करने के चक्कर में है, उनका और कोई मकसद नहीं है। हाँ, उसे एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिल गया। एक तो राहुल गांधी और उसकी टीम को खुश कर दिया, देखो जी हमने आपके फेवर में स्टेटमेंट भी दे दी, और दूसरी तरफ से अपनी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी खुश कर दिया, देखो जी हम आपके फेवर में बोल रहे हैं, तो और इसलिए आप हमें आने वाले टाइम पे आप हमें भी वोट देके हमें फिर से वही लिख करवाना प्रेसिडेंट हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स दे वांट कि यहाँ पर दंगे हों ताकि भारत कहीं राइज ना कर जाए, और जैसे भारत राइज कर रहा था पिछले 10 सालों में, आप देखिए 4 जून को ऐसा क्या हो गया, सिर्फ एक दिन में भी। एक दिन पहले वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वी वर द स्टार ऑफ द वर्ल्ड, और 4 जून के बाद हमारे से बुरा कंट्री कोई नहीं है, मोदी जी से बुरा आदमी कोई नहीं है, और यहाँ पर तरक्की ना हो, सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है। और इसी बात के लिए हम 1 साल से लगे थे कि प्लीज अपने देश को बचाने के लिए मोदी जी को वोट कीजिए। 400 पार करवाने के बाद एक ऐसा माहौल बनना था कि कहने की बात नहीं है। अभी क्या हो रहा है, हर रोज आपको एक ही न्यूज सुनती है, कहीं पुल गिर गया,
पहले कभी भी ऐसी कोई न्यूज़ होती नहीं थी। आई डोंट नो ये महादेव की क्या क्या ये तांडव चल रहा है, पुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर पुल गिर गया, पिलर गिर गए, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं किसी की लड़कियों को उठाया जा रहा है, कहीं मंदिर टूट रहे हैं, कहीं मंदिरों को आग लगाई जा रही है, हिंदुओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ये भारत में हो रहा है सर, कहीं और नहीं हो रहा। और जो सारी दुनिया है वो मुसलमान कर रही है। और यहाँ पर कांग्रेस का ऑपोजिशन का लीडर बनना, उसके बाद वही सैम पितृदोष, वो दोबारा से इनका लीडर बन गया है ओवरसीज का। सर उसको तो निकाल दिया था कि इसको तो बेवकूफ को बोलना भी आता नहीं है, और मोदी जी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था ये इलेक्शंस तक ही है, उसके बाद दोबारा से इसे बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सोरोस के साथ कैसे उसके रिलेशंस है, कैसे वो पैसे अरेंज करता है, कैसे लिब्रांडों के पूरे इकोसिस्टम में कांग्रेस की बात सामने रखता है। सैम पितृदोष इतना इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने एक ऐसा रोल प्ले करा है कि इस वक्त जो इलेक्शन से पहले जो भी इंडिया के अंदर मुद्दे उठाए गए, चाहे वो इसमें जात पात का था, चाहे वो इसका अग्निवीर का था, चाहे वो बेसिकली महंगाई का था या अनएम्प्लॉयमेंट का था, बेरोजगारी का था, उसको इतना जोर, या फिर संविधान को बदलने का था, संविधान को बदलने वाला मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। तो वो सब बेसिकली उसी के थ्रू उठाया गया था, उनके थ्रू ही वो उसको बनाया गया था। और फिर फ्रांस में वो अलग अलग मीडिया मैगजीन्स में, यूट्यूब पे और जितने भी मीडिया लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू उसको हवा दी गई थी। और फिर इंडिया के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज के थ्रू उसको हवा दी गई थी, और उसमें बहुत जोर शोर से उसको हर एक तरीके से गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का काम पूरे इंडिया में कम से कम 3 से 4 महीने 6 महीने चलता रहा ये। और उस चीज का उनको ये फायदा हो गया कि शायद उसकी वजह से रूलिंग गवर्नमेंट की वोट्स थोड़ी कम होगी, क्योंकि हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत कम संख्या में बाहर निकले वोट डालने के लिए। वो एक भ्रम के माहौल में आ गए, और शायद वो ऑपरेशन वाले गलत इन्फॉर्मेशन फैला के गुमराह करके इस चीज में तो कामयाब हो ही गए कि हिंदू वोट उन्होंने काफी सारे कम करवाने में कामयाब हो गए। पर ये चीज जो है आज हिंदू रियलाइज करता है कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अगर मोदी गवर्नमेंट का थोड़ा सा और स्ट्रांग बन के अगर सामने आती तो अपनी पॉलिसीज को वो बेधड़क तरीके से सामने रख सकती, देश की तरक्की में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करती। अब क्या कि क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए, इन्होंने गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, किसी भी सकारात्मक तरीके से इन्होंने उसमें पार्लियामेंट में भाग नहीं लेना, सिर्फ एक इस तरीके की राजनीति करनी है कि गवर्नमेंट की हर बात को काटना है और हर बिल को रोकना है और हर डिबेट में उन्हें खलन पैदा करना है। तो ये इस टाइप की तो पार्लियामेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना ही होने से अच्छा है कि ना ही हो तो ज्यादा बेटर है। ऐसा ऑपोजिशन लीडर के होने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सुमित जी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहे हैं, मगर एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने एक एग्जांपल सेट करा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी किस तरीके से एक सकारात्मक रोल प्ले कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर। गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते थे, चाहे वो डिफेंस को लेके होते थे, न्यूक्लियर डील को लेके होते थे, आपका कंट्री के अंदर कोई भी ढंग का कोई काम करना उसको लेके होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने आज तक एक भी बिल को रोकने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप इस बिल को पास करवाइए पार्लियामेंट में, मेरी पार्टी भी आपका साथ देगी। और यहां तक कि उन्होंने कुछ गवर्नमेंट को साथ एक प्रॉपर डिबेट करा पार्लियामेंट में कि हर एक बिल के ऊपर, हर एक मुद्दे के ऊपर, हर चीज को उन्होंने प्रॉपर डिबेट करने की कोशिश करी कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, और इसको जो भी सही अमेंडमेंट थोड़ा बहुत करना है वो करके आप बिल को पास करवाइए। उसने कभी भी इस तरीके का रोल उन्होंने नहीं अपनाया कि पार्लियामेंट को चलने ही ना दिया जाए, बिल को रोक दिया जाए, किसी न किसी तरीके से कंट्री की जो इंफॉर्मेशन है वो फॉरेन बॉडीज के पास पहुंच जाए, बाहर के लोगों पर पहुंच जाए जो उसका फायदा उठा पाए। उन्होंने कभी इस टाइप का रोल नहीं निभाया, उन्होंने हमेशा देशभक्त का रोल निभाया, कंट्री के फेवर का रोल निभाया था। तो अगर हम यही चीज इनसे राहुल गांधी से उम्मीद करें तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि ये उस मिट्टी के बने ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं। मुझे लगता है ये बाबर की जो वहाँ पे जो मस्जिद में जाते हैं ये, या जो भी कब्र पे जाते हैं, वो उसी की मिट्टी के बने हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान की किसी भी मिट्टी से बने हैं। तभी भारत माता की जय इनके मुंह से कभी आप सुनते नहीं हैं। जय श्री राम तो इसके मुंह से निकल ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, बंदर वाली टोपी डाल के ये आपको हर जगह पे दिखाई देता है। लेकिन सर अब ये तो पता लग गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भारत के सीक्रेट्स अब बाहर बिकेंगे राहुल गांधी के थ्रू। एक
दूसरा काम एक और होगा कि पार्लियामेंट के अंदर ये काम नहीं करने देंगे, किसी भी बिल को पास नहीं होने देंगे। क्योंकि ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका रंग नीले से हरा हो जाए। वो तो इनके जो बाप-दादे थे, उन सबकी यही ख्वाहिश थी। लेकिन अब मोदी मोदी जी हैं, वो बड़े-बड़े काम करने की बात भी बोलते थे कि मैं पहले 100 दिनों में बहुत बड़े-बड़े काम करने वाला हूँ। अगर ये कोई काम करने ही नहीं देगा, तो मोदी जी काम करेंगे क्या? कैसे? और क्या उनके पास कोई ऐसा पावर है, जिससे कि वो अपने बिल्स को पास करवा सकते हैं, ताकि देश आगे तो चले? सुमित जी, देखिए, मोदी गवर्नमेंट के बाद, एनडीए गवर्नमेंट के पास अपने आप में पूरे नंबर्स हैं कि किसी भी बिल को पास करवा सकते हैं वो। ठीक है ना? मगर ऑपोजिशन क्या करेगी कि वो पार्लियामेंट में तो उस बिल को नहीं रोक पाएगी, सड़कों पे आके उल्टे सीधे हरकत करनी, कोई दंगे करवाए, आंदोलन करवाए, देश में लोगों को भड़काए, मतलब उस टाइप की तोड़फोड़ हो जाए, आर्जनी हो जाए, मतलब कि आप दो समुदाय में जो झगड़ा हो जाए, किसी भी तरीके से देश के अंदर के जो अंदरूनी हालात है उसको बिगाड़ने की कोशिश चक्कर में रहेंगे ये। वो पार्लियामेंट में बिल को पास कराने से तो रोक नहीं सकते ये, क्योंकि वो इनके पास पूरे नंबर्स हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ छोटी मोटी पार्टीज और एनडीए गवर्नमेंट के साथ आके मिल जाए, जुड़ जाए, जो कि इनके इनके जो बिल्स हैं उनको पास करने में इनको बिल्कुल भी तकलीफ ना आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्स को रोक पाएंगी ऑपोजिशन पार्टी, बट हाँ, बिल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का शेयर होगी, वो इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले। इस पे कैसे अंकुश लगेगा मैं नहीं जानता, बट मुझे मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अंकुश लगाने में कामयाब होगी। ये बातें यहाँ की, इस देश की दूसरे देशों में जाएंगी और वो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, गवर्नमेंट के पास और भी ऑप्शन होता है कि किसी न कि ऑर्डिनेंस के थ्रू भी किसी बिल को पास करवाया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस में क्या होता है, बेसिकली अगर गवर्नमेंट सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज के उसको साइन करवा के बिल को पार्लियामेंट में उसको पास भी कर सकती है, वो भी तरीका है। बट वो एक तरीका ना ही अपनाया जाए, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रांग मोड में है, थोड़ी सीट ज्यादा जीत के आई है। तो अगर पार्लियामेंट में ही जीत के बिल को पास करा के दिखाया जाए, तो वो ऑपोजिशन के मुंह पे बड़ा बड़ा तमाचा होगा। लेकिन तमाचा क्या है, इनको तो तमाचे जितने मर्जी मार दो कांग्रेसियों को, इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहुल गांधी ये तो पक्का है, इस बार ऐसी पावर आ गई है उसके पास, ऑपोजिशन का लीडर बनने हुए, कि वो कोई भी काम नहीं करने देगा और उसका डीएनए हमें मालूम है, वही बाबर वाला है और ये कोई काम नहीं करने देगा, उसकी दस्तक उसने ऑलरेडी देनी शुरू कर दी। ओम बिरला जी को लेक्चर दे दिए पहले ही दिन कि हमारी बात सुनी जाए, कि हमारी ही बात सुनी जाए, इवन कि प्रधानमंत्री की बात भी सुनी ना जाए, क्योंकि हम अब 99 नंबर लेकर पास हुए हैं। उसको ये नहीं पता ये 550 में से 99 है, 100 में से 99 नहीं है। तो एक तो उसको ये किसी ने बता दिया कि पप्पू तू पास हो गया है, तू तो मेरिट लिस्ट में आ गया, तेरे 99 मार्क्स आए हैं। ये नहीं बताया किसी ने कि भाई जो टोटल लिस्ट थी वो 550 की थी, उसमें से 99 है। तो लेकिन कई लोग हैं, उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती, मोदी जी के वर्ड्स हैं। तो राहुल गांधी उसी कैटेगरी को बिलॉन्ग करता है, देशभक्त नहीं है, वो भी हमें सबको मालूम है कि हमारे सारे सीक्रेट्स ये निकाल कर अब, क्योंकि इसके साथ शेयर करने पड़ेंगे, इसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, हैव टू बी शेयर्ड विद हिम। तो वो कई चीजें जो मोदी जी के पास, वो कार्ड्स जो छुपे होते थे, हम कब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, कब हम दुश्मनों के को नाको चले चबे चने चबवाने वाले हैं, वो सारी बातें इसके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। यानी कि वो सारी चीजें भी बाहर निकलेंगी जो पहले छुपी हुई थी। अब देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो हिंदुओं को, सनातनियों को समझना पड़ेगा, जो बाहर निकलकर वोट नहीं करने आए। और संजीव जी, मुझे एक हैरानी होती है, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, मोदी जी ने किया क्या? भाई कि जो लोग 3 जून तक ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने इतना काम किया, सुमित जी चिंता ना करो, 450 पार। अभी जब उनके नंबर 250 पे रह गए हैं, तो उसी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मोदी जी ने किया क्या है, तभी तो हार गए। यानी कि अपनी गलती अभी भी हिंदू और सनातनी नहीं समझ रहा कि हमने ये क्या कर दिया। और मुसलमान भंगड़े डाल रहे हैं, 99 लेकर भी वो भंगड़े डाल रहे हैं। इस बार 99, अगली बार 300 पार। उसके बाद हिंदुओं को मारने में जो मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे पास फ्री पास होगा हमारी जेब में। सर ये जो चीज़ है, मुसलमान समझता है कि गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट लेके आनी कितनी इम्पोर्टेंट है। हिंदुओं को शायद अभी भी समझ नहीं आई और मुझे लगता है अगले जो स्टेट इलेक्शंस हैं, उसमें भी हिंदू बाहर नहीं निकलेगा। मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखिए, मैं इसको ना इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमारी क्रिकेट टीम बाहर कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाती है फॉरेन साइड के ऊपर, तो हमेशा पहला या दूसरा मैच वो हार जाती है, स्टार्टिंग उनकी बहुत खराब होती है।
तो झटका जब लगता है उसके बाद उस टूर्नामेंट में बाकी जितने मैच बचे होते हैं उसको ऐसा खुल के खेलते हैं कि सामने वो वाली कंट्री की टीम सोचती है इनको पहले 2 मैच में हुआ क्या था। तो ये हमारी पब्लिक भी कुछ उस प्रकार की है कि बिना झटका खाए नहीं सीखती है, और अब की बारी बहुत जोर का झटका लगा है इनको, और मुझे उम्मीद है सुमीत जी कि ये झटका इनको अंदर अंदर तक इनको हिला चुका है। क्योंकि मैं भी अपने घर के आसपास जो पार्क हैं वहां पे जो सुबह वॉक पे जाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, आपस में बैठ के जो डिबेट कर रहे होते हैं उनके मुद्दे भी यही होते हैं लगभग, उस टाइप के जो मिडिल एज या ओल्ड एज वाले लोग होते हैं तो कि भैया कि ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो कहीं पे उसमें यंग जनरेशन के भी लोग वहां पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो भी आपस में बात करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी अगली बारी हम डेफिनेटली इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा वोटिंग करें और इससे भी बेटर रिजल्ट आए इंडिया गवर्नमेंट के लिए। तो वो जानते हैं कि देखिए अभी तक जो पिछले 10 साल में इंडिया गवर्नमेंट ने काम, मोदी गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया, उससे पहले कि कितने सालों में कोई भी गवर्नमेंट उसके बराबर का काम नहीं कर पाई है। मतलब इनके 10 साल का काम और पिछली गवर्नमेंट का शायद 40-50 साल का काम मिला लो तो तब जाके बराबरी बैठती है, शायद वो भी ना बैठे। तो वो इस चीज को समझते हैं। और क्योंकि मैंने ट्रैवल भी करा है, मैंने यूपी में एक्सटेंसिवली ट्रैवल करा है, मैंने एमपी में एक्सटेंसिवली ट्रैवल करा है, और मैंने राजस्थान वगैरह में एक्सटेंसिवली ट्रैवल करा है, गुजरात में भी करा है एक्सटेंसिवली ट्रैवल। और मैंने देखा है कि देखिए जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी तरह इंप्रूव हुई है पहले के मुकाबले। स्पेशली यूपी में तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। यूपी तो गुंडागर्दी का प्रदेश माना जाता था कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं होती थी, और इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई आज की डेट में यूपी के अंदर, इतनी गुंडागर्दी पे ज्यादा उन्होंने अंकुश लगा दिया और लॉ एंड ऑर्डर इतना इंप्रूव कर दिया कि लोग अब आधी रात को भी बाहर निकलने से तो उनको घबराहट नहीं होती है। और डेवलपमेंट इतनी होगी कि बाहर की बड़ी से बड़ी कंपनी भी इस वक्त यूपी के अंदर अपनी जगह ढूंढ रही है कि हमें यहाँ जगह पॉइंट दी जाए ताकि हम यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, अलग अलग छोटी छोटी फैक्ट्री उसके आसपास सेटअप होगी जो एक्सिलरी यूनिट्स बन के उभरेंगी, तो और उससे और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो तरीका तो इन्होंने बहुत अच्छा अपनाया, मगर शायद ये जमीन पे अपनी जो बात थी वो जो एक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन ऑपोजिशन पार्टी ने चलाया था गलत इंफॉर्मेशन के बारे में, शायद उसको ये ढंग से काउंटर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा कामयाब रहे, और ये शायद ढीले रह गए उस मामले में। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आईटी सेल बीजेपी का बहुत वीक था। हम लोगों ने बहुत बार जो आईटी सेल है उससे बात भी करी है कि भाई योर नैरेटिव इज नॉट गोइंग थ्रू, ऑपोजिशन का नैरेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप इसे काउंटर क्यों नहीं करते। उनका आंसर एक ही था, वो यार साडा कम बोल रहा है, हमने इतना काम किया है, मोदी जी ने इतना काम किया है, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो गया, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए। फॉरेन पॉलिसी नीचे के आदमी को नहीं समझ आती है, बीजेपी को यही समझ नहीं आया कि भाई आपका नाम दुनिया में है, देश में जो है नैरेटिव चलता है। और मैंने 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ एक ही चीज के ऊपर कि आजकल जो इलेक्शंस हैं उससे 15 दिन पहले क्या नैरेटिव फेमस हुआ है उसी के ऊपर वोटिंग होती है, अदरवाइज वोटिंग नहीं होती। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या काम किया किसी को मतलब ही नहीं है, सिर्फ 15 दिनों में क्या नैरेटिव सेट किया गया। और ये नैरेटिव्स कांग्रेस ने पूरी दुनिया की ताकतों को इकट्ठा करके जो नैरेटिव सेट किया था इस बार, दैट इज व्हाई दे वर गोइंग टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन के बहुत पीछे रह गए हैं वो, थोड़ा सा इतना सा, नहीं तो क्रॉस कर जाते। आज आप और मैं बैठकर ये वीडियोस भी नहीं बना रहे होते। बिल्कुल ठीक परमिशन कह ही रहे नहीं सुमित जी। मिलती, परमिशन ही नहीं मिलती सर, हर चीज ब्लॉक कर दी जाती है यहाँ पर। और ये काम हमने कांग्रेस के स्टेट्स के अंदर, गुजरात हो, ये कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वहां पर हमने देख लिया है। जितने लोग यूट्यूब के ऊपर वहां पर वीडियोस बना रहे हैं, इनको एक्सपोज करने के लिए उन्हें उठाकर जेल कर दी गई है। सुमित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद अगर यूपी या इंडिया अलायंस के लोग अगर गवर्नमेंट बनाते तो शायद आज हम ये यूट्यूब आपके साथ बैठ के नहीं बना रहे होते। तो इसमें सब पे अंकुश लग चुका होता, और हम लोगों को भी ये प्रताड़ित कर रहे होते, हम लोगों को हैरेसमेंट कर रहे होते, हमारे साथ में अलग अलग तरीके से हम पे एक्शन लेने की बात कर रहे होते, तो वो सब चीजें होती बढ़ चढ़ के। मगर एक चीज और है सुमित जी, देखिए इलेक्शन के आसपास का जो मुद्दा होता है, जिन लोगों से आपको वोट लेनी है, उसमें आप ये देखिए 70% जो तबका है वो या तो ग्रामीण तबका है या लो इनकम ग्रुप वाला तबका है, जो आम आदमी है, जिसको हम कहते हैं जिन्होंने वोट डालनी है। आम आदमी के मुद्दे किस प्रकार के हैं? आम आदमी के मुद्दे बहुत सिंपल होते हैं, उसके डेली नीड्स के जरूरत के हिसाब से होते हैं। जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, राशन हो गया,
मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई, या उसको कोई चीज फ्री में मिल जाए, राशन फ्री में मिल जाए, या उसमें एजुकेशन फ्री में मिल जाए, मतलब कुछ चीजों को जो भी। और ऐसा नहीं कि ये एनडीए गवर्नमेंट ये सारे काम नहीं कर रही है, सारे काम कर रही है। उनके घरों तक उसने बिजली भी पहुंचाई, पानी भी पहुंचाया, टॉयलेट भी करवाए, उनके बैंक अकाउंट भी खुले, उनको बैंक से लोन भी मिले, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में भी सोचा, उनको मिड डे मील स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिला, उनको घर भी बना के दिए, और उनको मतलब हर तरीके से सहायता, उनको मेडिकल इंश्योरेंस भी दी, हर तरीके से वो सब चीजें दी उन्होंने ऑलरेडी। मगर उन बातों को ग्राउंड लेवल पर जाके इनके कार्यकर्ता ने लोगों के बीच में जाके नहीं उस चीज को बनाए, आखिर दम तक बनाए रखा, उन मुद्दों को समझाने की कोशिश करी कि ये हमने कर रहा है, और जो आगे आगे भी हम और बढ़ चढ़ के इन चीजों को करेंगे। आगे वो क्या करेंगे ये तो नहीं बोला ना इन्होंने। इन्होंने कहा हमने ये काम करके दिखाया है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। ये काम करके दिखा दिया, एक बेंचमार्क पे सेट कर दिया, उस बेंचमार्क से आगे क्या करोगे इसकी बात आपने करी नहीं। बिल्कुल और सही वो कह रहे बात हैं। सारी ऑपोजिशन आगे ने, वो क्या सारी बात करोगे, ऑपोजिशन ने करी। हाँ आप क्या करोगे वो तो बताया नहीं, और ऑपोजिशन ने हाँ बोल दिया कि जो कुछ अभी तक है ये सब कुछ छीन लेंगे मोदी जी, और आपकी स्वतंत्रता छीन लेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, आपको रिजर्वेशन मिलता है वो खींच लेंगे, और हम आपकी गरीबी ही खत्म कर देंगे। मोदी जी आपको 2000 रुपए दे रहे हैं, हम आपको 8500 रुपए देंगे, यानी कि उनसे मिलते हैं 6000, हम देंगे आपको 1 लाख। और लोग फंस गए और जाकर वोट दे दिया कांग्रेस को। वो कांग्रेस जिन्होंने पिछले 65 साल में सिर्फ इस देश को लूटा है, बेवकूफ बनाया है, स्पेशली हिंदूज को। लेकिन हिंदू फिर दोबारा से उसी छोटी-छोटी जो ये प्रलोभन होते हैं उसके अंदर फंसकर ये दोबारा से वोट दे दिया उसी पार्टी को जिसका युवराज आज वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गया है। सारी चीजों को लेकर दुश्मनों को बेचने वाला है, और इस देश के अंदर कोई भी तरक्की ना हो, इसकी पूरी वो मुहिम चलाने वाला है कि यहाँ पर एक भी कंपनी बाहर की भारत में ना आए। संजीव जी, आपने देखा होगा कि जब से इलेक्शंस हुए हैं, कोई भी बाहर की कंपनी भारत में आने का नाम ही नहीं लेती। जबकि सबने टिकटें बुक करवाई हुई थी कि मोदी जी 350-400 लेकर आएँगे, और आते ही वो मोदी जी से मिलकर बोलेंगे, जी बताओ कितने फैक्ट्री लगानी है। और अब ये हालत हो गई है कि टिकटें कैंसल हो गई हैं। दे हैव स्टॉप्ड लुकिंग टुवर्ड्स भारत, बिकॉज़ दे नो कि अब यहाँ पर तरक्की नहीं होगी। ये मेक इन इंडिया अब नहीं चलने वाला। क्यों? राहुल गांधी कुछ भी चलने नहीं देगा, और उसकी दस्तक हमें गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में दिखनी शुरू भी हो गई है। अब ये सनातनियों के ऊपर छोड़ देते हैं। ये देश सनातनियों का था, है और रहना भी चाहिए। रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सनातनियों के ऊपर है। आगे फिर दोबारा से इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी मुहिम आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू को जल्दी से मुझे लगता है अकल आती नहीं है। 1000 साल में तो आई नहीं, अब कब कब आएगी मुझे समझ नहीं आता। शायद उसी दिन आएगी जिस दिन इनके गले कटने शुरू होंगे, और राहुल गांधी पूरी प्लानिंग करके बैठा है कि कैसे सनातनियों के गले परमानेंटली काटने हैं और इस देश को एक इस्लामिक कंट्री बनाना है। अगर इनको यही चाहते हैं कि इनकी बहू-बेटियां हलाला करते फिरे, जैसे कश्मीरी पंडितों की लेडीज के साथ उन्होंने किया है, इनकी मर्जी के ऊपर छोड़ देते हैं। हम अपनी मुहिम को फिर भी चालू रखेंगे कि राहुल गांधी के पास एक ऐसी पावर हमारे ही लोगों ने वोट ना करके वो दे दी है कि अब मोदी जी को कोई भी बिल इस देश के लिए पास करवाना होगा, वो मुश्किल हो जाएगा, और वो पैंतरा यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल पावर्स को भी यूज़ करेंगे कि देखिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, और उसकी आपको दस्तक दिखनी शुरू भी हो गई है कि भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। यहाँ पर ऑपोजिशन की बात सुनी नहीं जाती है, यहाँ पर मनमर्जी चल रही है, डिक्टेटरशिप है, यानी कि उन्होंने पूरा ग्राउंड वर्क बना दिया है कि हमें एक फैसिस्ट गवर्नमेंट की तरह दिखाया जाए। जबकि कांग्रेस खुद एक फैसिस्ट गवर्नमेंट रही है, कोई भी पॉलिसी हिंदुओं के लिए कभी बनाई ही नहीं, हर चीज़ मुसलमानों की फेवर की बनाई। और अब तो उनकी मंशा एक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रंग जो ऐसे लाल रंग का दिखाते हैं, वो तो चाइना का है, लेकिन वो ये क्योंकि पॉलिसी सारी चाइना से बन के आती है राहुल गांधी के लिए, तो उन्होंने जो चाइना ने किताब भेजी, वही उठाकर वो दिखानी शुरू कर दी। जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का रंग नीला है, लाल नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये हरा हो जाए। अब सनातनियों के ऊपर है, अगर वो चाहते हैं कि ये हरे कॉन्स्टिट्यूशन में जीना है, इनकी मर्ज़ी, लेकिन हम ये मुहिम चालू रखेंगे। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। क्लोजिंग कमेंट से पहले मैं एक पॉइंट पे और लोगों का ध्यान लाना चाहता हूँ, आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट अगर 350-400 वोट्स लेके आती तो दुनिया की जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो अब जो टिकट्स बुक करके बैठी हुई थी वो पूरे हिंदुस्तान में आ जाती है। इनसे बोलते हैं कि हमें जगह दीजिए, फैक्ट्री लगानी है, ये करना वो करना, वो बढ़ चढ़ के अपने 100%
इन्वेस्टमेंट के थ्रू या कोलैबोरेशन के थ्रू या पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया में वो अपनी फैक्ट्री को लेके आते हैं और यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं और यहाँ पे मेड इन इंडिया को, मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलता। मगर अब क्या है, एक वेट एंड वॉच पोजीशन होगी। वेट एंड वॉच पोजीशन क्या होगी कि वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माहौल जो है वो ऑपोजिशन ने काफी हद तक खराब करके रखा हुआ है और वो शायद आने वाला साल 1.5 साल और वेट करेंगे। जो चीज अब तक हो जानी चाहिए थी वो उसके लिए अब साल, कम से कम 1 साल तो वेट करेंगे। देखते हैं कि मोदी जी अब इस माहौल में कैसे अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं जहां पे ऑपोजिशन स्ट्रांग है। क्या वो अभी भी वो करेक्ट फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं? क्या वो आज अभी भी इकोनॉमिक फैसले लेके हिंदुस्तान को ग्रोथ को की सीढ़ियों को चढ़ाने में, ऊपर ले जाने में कामयाब होते हैं? तो ये तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला 6 महीने, साल भर में समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो दब के काम कर रही है, खुल के काम कर रही है। अगर तो गवर्नमेंट खुल के काम करेगी तो यही जो लोगों जिन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल करवा दी है वो साल भर के बाद सबके सब हिंदुस्तान वापस आते हुए नजर आएंगे। वो इनके साथ में मिलकर काम करने की बात करेंगे। मगर ये 1 साल जो मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि बहुत तकलीफ वाला जाना मोदी जी के लिए, इसमें एनडीए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ऑपरेशन जो है इंडी अलायंस जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी जिसकी वजह से इनको बदनाम ना करा जाए और कंट्री के अंदर माहौल ऐसा ना पैदा करा जाए जिससे कि दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान में आना पसंद ना करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद ना करें। तो वो यहाँ पे माहौल ऐसा पैदा करना चाहेंगे जिसमें दिखाने चाहेगी कि अब एनडीए सरकार के बस की नहीं है इस कंट्री को चलाना, यहाँ पे अब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहेगा। वो इस टाइप का माहौल पैदा करना चाहेंगी। तो अब ये मोदी जी की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अब दबके चलते हैं या खुल के फ्रंट फुट पे आगे बैटिंग करते हैं। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और मेरी उम्मीद यही रहेगी, आपकी उम्मीद यही रहेगी कि मोदी जी खुल के काम करें, जो भी करेक्ट डिसीजन है वो लें, जो कंट्री के फेवर में काम करने वो करें और किसी के दबाव में आकर ना काम करें, चाहे ऑपोजिशन के लीडर कोई भी क्यों ना हो। बिल्कुल सही है। वैसे मोदी जी का डीएनए हम जानते हैं कि वो बाबर की कब्र से नहीं आए हैं, वो सनातनी है और सनातनी हमेशा खुलकर ही खेलता है। मुझे लगता है इस बार ये घायल शेर है, ये खुलकर ही खेलेगा और ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये भी मुझे लगता है इस बार करने वाले हैं। अगर लगा कि कोई भी काम ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कर रहा, फाइलें इटली से आ चुकी हैं, मुझे लगता है बस फाइलें खोलने का काम है। जिस दिन वो खुल गई उस दिन ये सारे के सारे अंदर ही होंगे, जैसे केजरीवाल अभी भी अंदर है। सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर रहा है उसे छोड़ने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने भी या एजेंसीज ने भी एक ऐसा काम किया है, एक एजेंसी पकड़ती है, उसके बाद दूसरी पकड़ के ले जाती है, फिर तीसरी ले जाएगी, छोड़ा ही नहीं जाएगा। देखते हैं अब मोदी जी दोबारा से सबका साथ, सबका विश्वास उसी फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं या सनातनियों का साथ तो सनातनियों का ही विश्वास और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास। अगर इसी पे काम करेंगे, मुझे लगता है मोदी जी का वोटर बैंक यही 80% हिंदू सनातनी है। इसके ऊपर काम किया जाए तो ये देश तरक्की भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो ये मोदी जी इस स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं या नहीं लेते, वाकई बिल्कुल सही बात है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपकी जो भविष्यवाणी थी कि अगले मार्च तक कोई भी काम इस देश में सही नहीं होगा, वो सीधी हुई दिखती है हमें। पुल गिर रहे हैं, पिलर टूट रहे हैं, वो भी एयरपोर्ट के अंदर। आग लगाई जा रही है, आर्सनी हो रही है और कोई भी अच्छी न्यूज़ भारत से नहीं आ रही। 4 जून को हमने अपनी ही गवर्नमेंट को हराने के लिए या सीधा करने के लिए या अकल दिखाने के लिए ऐसा काम कर दिया है कि सारी, मुझे लगता है स्पिरिचुअल पावर्स भी भारत को छोड़ कर गई यार, दे हैव आल्सो गिवन अप, किस देश का कुछ नहीं हो सकता, ठट्ठे पूछ जाओ। तो वो वाला हाल है। देखते हैं आगे क्या होता है। सर, आज आपने बहुत देर के बाद टाइम दिया। मैंने भी बोला कि आज आपको बड़ी मुश्किल से हाथ पे पकड़ा है मैंने, तो पूरा आपको यूटिलाइज किया जाए। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया है। अगली बार और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.